Hello learners, this is Neha. Welcome back to our YouTube channel India's Learner. Friends, in this video we are going to do the summarized study of the chapter 2 from class 9 Social Science History, that is the Socialism in Europe and the Russian Revolution, in easy explanation. Friends, as the chapter is lengthy, so we will discuss this chapter in some parts. In this video we are sharing with you the part 1 of the chapter. Basically in this part 1 of the chapter हम डिस्कस करेंगे, हम जानेंगे अर्ली 19th सेंचुरी में हो रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप और एशिया में हो रहे सोशल चेंजेस पर एक अपना गहरा इम्पैक्ट डाला है। साथ ही हम बात करेंगे किस तरह से सोशलिज्म यानी समाजवाद जैसे एक नए आइडियोलॉजी को जन्म मिला और किस तरह से 20th सेंचुरी के एक नए सामाजिक स्वरूप का तय किया गया। तो यहाँ पर हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं which are the key points of the part 1 of the topic. The first we would discuss the age of social change, सामाजिक परिवर्तन का युग क्या रहा है यूरोप के अंदर। नेक्स्ट लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, किस तरह से उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी जैसे नए सामाजिक तबके का जन्म हुआ। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन किस तरह से हुए। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में समाजवाद जैसे नए आइडिया का किस तरह से जन्म हुआ। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, और किस तरह से इस विचारधारा को समर्थन प्राप्त हुआ। चलिए हम डिस्कस करेंगे ऑल दिस टॉपिक वन बाय वन। द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का युग। फ्रेंड्स, एज वी हैव स्टडीड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिफोर 18th century, the French society was divided into three categories or the three estates. The first estate belongs to clergy, padri वर्ग, second estate belongs to nobility means कुलीन वर्ग, and the third estate belongs to middleman means मध्यम वर्ग। इस तरह से फ्रांसीसी समाज इन तीन श्रेणियों में बटा हुआ था। तो वहीं फ्रांसीसी समाज के इकोनॉमिक और सोशल पावर पर फर्स्ट टू स्टेट्स यानी क्लर्जी और नोबिलिटी का कंट्रोल हुआ करता था। तो यहाँ पर हम देखें आफ्टर द 18th सेंचुरी कई सारे बदलाव हुए। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोशल पावर बिगिन टू बी डिस्कस्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया। तो जिसके कारण कई सारे कॉलोनियल डेवलपमेंट भी हुए। कॉलोनियल डेवलपमेंट reshaped ideas of social changes, but not everyone was in the favor of the complete transformation of society. यहाँ पर यूरोप में कई सारे ऐसे लोग भी थे जो सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस मुद्दे पर सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियन था, अपनी अपनी राय थी। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो यह चाहते थे कि समाज का पुनर्गठन जरूरी है, रिशेप्ड होना चाहिए समाज के अंदर। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो बदलाव के पक्ष में नहीं थे। यह वे चाहते थे कि ये जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं वे धीरे धीरे हों। तो इस तरह से यहाँ पर जो है तीन तरह के समाज के अंदर तीन वर्ग बन गए थे अपनी विचारधारा के अनुसार, जैसे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। तो यहाँ पर समाज में इन तीन तरह की विचारधारा वाले लोग देखे गए थे। बट थ्रू द रिवॉल्यूशन इन रशिया, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in 20th century। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि समाजवाद जैसे एक क्रांतिकारी विचारधारा ने जन्म लिया जिससे कि 20वीं सदी का समाज का स्वरूप तय किया गया और कई सारे महत्वपूर्ण और पावरफुल आइडियाज को जन्म भी मिला। तो आगे हम देखेंगे हु आर द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। हम बात कर लेते हैं विस्तार से कि ये तीनों तरह के जो विचारधारा वाले लोग हैं यह क्या थे और इनकी विचारधारा किस तरह की थी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लिबरल्स के बारे में। उदारवादी, तो उदारवादी तबका किस तरह का था, किस तरह के विचार रखता था। द लिबरल्स आर दोज हु वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। उदारवादियों का विचार था कि इस तरह के समाज की वह कल्पना करते थे जहां पर सभी धर्मों को बराबर का सम्मान प्राप्त हो। Also, they opposed uncontrolled power of dynastic rules। वह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। साथ ही they argued for an elected parliamentary government and subject to laws interpreted by a well-trained independent judiciary।
तो यहाँ पर वह चाहते थे कि यहाँ पर जो सरकार है वह के समक्ष व्यक्ति मात्र अधिकारों की रक्षा के पक्षधर भी थे। साथ ही वह चाहते थे कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने का या छीनने का अधिकार दिया ही नहीं जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार बनाने के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो, एक न्यायपालिका हो जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती हो, कानून के अनुसार शासन कार्य चलाए और इस तरह के अफसरों या शासकों के प्रभाव से वह अलग रहे। तो यहाँ पर दे वांटेड द राइट्स फॉर इंडिविजुअल। तो हमने यहाँ पे देखा कि वह व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर भी थे। वह चाहते थे कि लोगों को उनके राइट्स मिले, इंडिविजुअल राइट्स मिले हर तरह के, बट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। लेकिन वह किसी लोकतंत्रवादी नहीं थे। यहाँ पर लिबरल्स जो है वो डेमोक्रेट्स नहीं है, लोकतंत्रवादी नहीं है। इसका मतलब है कि वह सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जैसे जो वोट देने का अधिकार है देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। तो इस बात को लेकर इनकी विचारधारा कुछ अलग थी। हम बात करें अगर रेडिकल्स की, तो यहाँ पर जो रेडिकल्स हैं उनके विचार थोड़े क्रांतिकारी नेचर के थे। द रेडिकल्स आर दोज हु वांटेड अ नेशन which tolerated all religion and wanted a nation in which government was based on the majority of a country's population। तो यहाँ पर रेडिकल्स जो थे वह सभी धर्मों के हितों के समर्थन में तो थे, पर वे ऐसे लोग थे जो कि ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। वह ये चाहते थे। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। तो यहाँ पर जो उदारवादियों के विपरीत उनकी यह सोच थी कि लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के वे खिलाफ थे। ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। तो यहाँ पर हमने देखा दे डिसलाइक्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ द फ्यू, नॉट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वह निजी संपत्ति के विरोधी तो नहीं थे, लेकिन वह यह भी चाहते थे कि केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रीकरण का वह विरोध भी करते थे। वे नहीं चाहते थे कि लोग जो है प्रॉपर्टी का कॉन्सेंट्रेशन करें, ठीक है, लेकिन वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे। तो इस तरह से समाज के अंदर जो आर्थिक सत्ता है या पावर है वह कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होकर रह जाए, ऐसा वे नहीं चाहते थे। वही एक तीसरा वर्ग था जो था कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादी विचारधारा के लोग। दे अपोज टू लिबरल्स एंड रेडिकल्स। उनकी विचारधारा इन दोनों के ही विपरीत थी। लिबरल्स और रेडिकल्स के समर्थन में वे नहीं थे, दोनों के खिलाफ थे। यहाँ पर देखा दे एक्सेप्टेड चेंजेस बट आल्सो बिलीव द पास्ट नीडेड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज शुड बिगिन स्लोली। तो रूढ़िवादी तबका एक ऐसा तबका था जो ये चाहता था कि बदलाव, उन्हें लगता तो था फ्रांसीसी क्रांति के बाद कि बदलाव की जरूरत है समाज के अंदर, लेकिन वह ये बदलाव जो है वह धीरे धीरे, वह चाहते थे कि ये बदलाव धीरे धीरे हो और पास्ट की जो हमारी प्रिविलेज है या उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, अतीत को पूरी तरह से ठुकराया ना जाए और जो बदलाव की प्रक्रिया है वह धीमी गति से हो। तो इस तरह से तीन अलग अलग विचारधारा वाले समाज के अंदर जो नए सोशल ग्रुप्स हैं वे क्रिएट हो गए थे। आगे हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन किस तरह से हुए। तो यहाँ पर जो है, तो यह जो दौर था ये बहुत ही बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलावों का दौर कह सकते हैं आप। यहाँ पर क्या हुआ, न्यू सिटीज केम अप, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड एंड रेलवेज एक्सपेंडेड, सो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड। तो यहाँ पर धीरे धीरे नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का भी काफी विस्तार हुआ और यहाँ पर इस तरह से औद्योगिक क्रांति ने जन्म लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस औद्योगिकरण के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण कई सारे क्रांतिकारी बदलाव हुए। बहुत सारे लोगों जो थे जैसे मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू फैक्ट्रीज फॉर लो वेजेस। यहाँ पर क्या है, औद्योगिकरण के कारण जो मैन, वुमेन और चिल्ड्रंस हैं वे सभी कारखानों में काम तो करने लगे, उनके पास काम रोजगार प्राप्त हो गया, पर काम के जो घंटे थे वे बहुत ज्यादा थे और मजदूरी बहुत ही कम थी। तो बेरोजगारी एक तरह से आम समस्या भी बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो है लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। यहाँ पर बहुत सारे रेडिकल्स और लिबरल्स ऐसे लोग थे जिनके पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी। वे बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो नौकरी करते थे। तो उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के लिए धन दौलत इकट्ठा की थी। वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए,
क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हमारे जो लेबर्स हैं वह स्वस्थ होगी, पढ़ी लिखी होगी, तो वह अच्छे से इस व्यवस्था का पूरा पूरा लाभ उठा सकती है। तो यहाँ पर साथ ही साथ वे ऐसे यह भी चाहते थे कि जो जन्मजात बाय बर्थ मिलने वाले जो प्रिविलेजेस हैं वह उनका विरोध भी करते थे। वह उद्यमशीलता को बढ़ावा देना चाहते थे, वह उसमें गहरा विश्वास भी करते थे। और उनकी मान्यता थी कि अगर हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने दिया जाए, तो समाज की तरक्की हो सकती है, समाज काफी हद तक बदलाव ला सकता है। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर्स वर ऑफन लिबरल्स एंड रेडिकल्स। जैसा कि हमने आपको बताया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, और वो लोगों के, मजदूरों के एफर्ट्स को इनकरेज करते थे। वे चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंटली समाज के हित के लिए काम कर सकें। इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया, रिवॉल्यूशनरीज ओवरथ्रू एग्जिस्टिंग मोनार्क। इसी कारण से यूरोप के अंदर बड़े देशों में, जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी और रशिया जैसे बड़े देशों में, इन क्रांतिकारी बदलावों के तहत जो एग्जिस्टिंग मोनार्क थे उनको धीरे धीरे करके समाज से उखाड़ फेंका गया। आगे हम देखेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर समाजवाद का उदय किस तरह से हुआ, तो यह हम देख लेते हैं कि समाजवादियों की क्या विचारधारा रही है। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। समाजवादी जो थे वह निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के पर जो निजी प्राइवेट ओनरशिप होती है यही पूरी व्यवस्था की सारी समस्याओं की जड़ है। इस तरह से अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण होगा, तो इससे क्या होगा, सामाजिक हितों पर ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। साथ ही कुछ ऐसे सोशलिस्ट थे जो कोऑपरेटिव्स में बिलीव करते थे, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लांक जैसे लोग, जिन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे समाजवादी हैं जो कि बदलाव चाहते थे, इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। तो यहाँ पर जैसे रॉबर्ट ओवेन हुए, इन्होंने सामूहिक उद्यम जैसे कोऑपरेटिव के विचार में दिलचस्पी भी दिखाई यहाँ पर, और वे इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति थे। उन्होंने इंडियाना यानी अमेरिका में एक न्यू हार्मनी के नाम से एक नए समुदाय की रचना भी की है। तो यहाँ पर लुइस ब्लांक जैसे, जो कि फ्रांस के थे, वह चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, यानी कॉपरेटिव्स को बढ़ावा दे, और कैपिटलिज्म को कम कर दे। कॉपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। यहाँ पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे कुछ लोग अन्य समाजवादी आए, जिन्होंने इस दिशा में कुछ अपने नए तर्क, नए आर्ग्यूमेंट पेश किए, दैट एडेड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इनके क्या विचार थे, चलिए जान लेते हैं। तो मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यह स्वीकार किया फ्रेडरिक एंगल्स ने भी। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो मार्क्स का यह निष्कर्ष था यहाँ पर कि also believed that the communist society was a natural society of the future। क्योंकि मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह के मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्तियों पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि उनका यह विश्वास भी था साथ ही कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को ही एक अपना संगठन बनाना होगा, एक नए समाज का स्वरूप तय करना होगा, और साथ ही वह उसे एक भविष्य के नए समाज के तौर पर भी देखते थे, जो साम्यवादी या कम्युनिस्ट समाज को उन्होंने नाम दिया, भविष्य के समाज को। तो इस तरह से मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी, और कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या विचार थे कम्युनिस्ट को लेकर, और वे सोशलिज्म को में बिलीव करते थे, कम्युनिज्म में बिलीव करते थे, और साथ ही कैपिटलिज्म का वे विरोध करते थे। आगे देखेंगे सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद को किस तरह से समर्थन प्राप्त हुआ, एक के बाद एक। सो सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, यहाँ हम देख रहे हैं कि बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू यूरोप एंड दे फॉर्म्ड इंटरनेशनल बॉडी दैट इज द सेकंड इंटरनेशनल। 1870 का दशक आते आते समाजवादी जो विचार थे वह पूरे यूरोप में फैलने लगे। इस तरह से क्या हुआ कि एक यहाँ पर समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी।
Associations were formed by workers in Germany and England to fight for better living and working conditions. इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में वर्किंग कंडीशन में सुधार लाने के लिए कई तरह के एसोसिएशन भी बनाने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ कि संकट के समय पर अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष भी स्थापित करिए, यानी कि फंड भी बनाने शुरू कर दिए। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एसपीडी के साथ इन संगठनों के काफी गहरे अच्छे रिश्ते भी बन गए थे, जिससे कि क्या हुआ 1905 में द लेबर पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी वर फॉर्म्ड बाय द सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियंस। तो इस तरह से जो मजदूरों के संगठन बने थे और सोशलिस्ट के संगठन बने थे, उन्होंने कुछ एसोसिएशन भी बनाए जैसे लेबर पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। इस तरह से एक के बाद एक समाजवाद जैसी विचारधारा को बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त होने लगा मजदूरों की तरफ से भी, और जो रेडिकल्स प्रयास किए जा रहे थे उनकी तरफ से। तो यहाँ पर हम चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो of the chapter. So thanks for watching the complete video. Please do like and comment and subscribe my channel for more such videos. Thanks.